तो प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, सदिशों के बारे में। समझते हैं क्या मतलब होता है वेक्टर्स का या फिर सदिशों का। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसके लिए मास की वैल्यू दे रखी है m इक्वल्स टू है कितना, m इक्वल्स टू दे रखा है 5 kg, यानी 5 kg के इक्वल है। बढ़िया बात है, ये हो गया हमारे पास है मास इक्वल्स टू 5 kg। अब कोई हमसे कहता है कि हम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं F इक्वल्स टू कितना, F इक्वल्स टू 20 न्यूटन का फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब एक बात हमें सोचनी है इसके बारे में कि यदि 20 न्यूटन का फोर्स या फिर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो अब ये हमें बताना है कि इस फोर्स के साथ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ईस्ट में जाएगा, ये वेस्ट में जाएगा, ये नॉर्थ में जाएगा या साउथ में जाएगा, इस पे हम बात करना चाहते हैं। अब डायरेक्शन का डिसीजन कैसे लेंगे भाई? फोर्स के बारे में हमें क्या बताया गया है? फोर्स के बारे में केवल इतना बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन के इक्वल है। लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि जो हमारा फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। जब तक फोर्स की डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं होगी तब तक हमें ऑब्जेक्ट के चलने की या पॉसिबल मोशन की डायरेक्शन का पता नहीं लग पाएगा। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम कंप्लीटली यदि एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो वहां पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये कैसी क्वांटिटी है जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन्हें एक्सप्रेस यदि करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें तो अपन नाम देंगे क्या? उन्हें अपन नाम देंगे वेक्टर क्वांटिटीज का। अब यहाँ बात करते हैं अपन सेकंड कैटेगरी, जो कि हमारे पास में कौन सी, वो है स्केलर। ये तो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज। फिर जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है दैट इज अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मान लेते कुछ इस तरह का, जिसके लिए मास की जो वैल्यू है m दैट इज रखा है 50 kg, 50 kg के इक्वल है। यदि हम कहते हैं इसका मास 50 kg है तो 50 kg कहना या फिर 50 kg कहना अपने आप में सफिशिएंट है और हमें कुछ यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो जो ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें अपन नाम देंगे क्या? स्केलर क्वांटिटीज का। एग्जांपल मास हो गया, चार्ज हो गया, फिर हो गया हमारे पास में क्या? फिर हो गया हमारे पास हमारी स्पीड। ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज है। फिर चलते हैं अपन आगे, यहां से कुछ और पैटर्न्स के बारे में अपन अब बात करना चाहते हैं। वेक्टर जो हमारे पास है, सदिश जो हमारे पास है, ये किस तरह से हो सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर बोला दो तरह की कैटेगरी हमारे पास है। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले तो आ गया हमारे पास कौन? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटीज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ विच ओनली मैग्नीट्यूड इज मस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। उन्हें अपन बोलेंगे कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, मास, चार्ज और डिस्टेंस, ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स के लिए विचार करें अपन तो जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें अपन बोला करेंगे क्या? उन्हें अपन बोला करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या है? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारे के सारे कैसे क्वांटिटीज है हमारे पास? ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है। अब हम बात करना चाहते हैं किस पे? अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज अबाउट इक्वल वेक्टर। क्या मतलब है इक्वल वेक्टर का? सुने, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इस पे जो पहला फोर्स हमने लगाया F1 इक्वल्स टू कितना है? 10 न्यूटन का। जो दूसरा फोर्स अपन ने लगाया दैट इज F2 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? दैट इज F2 इक्वल्स टू हमारे पास, ये भी कितना है? ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी कितना है? ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है,
ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है। दोनों लग रहे हैं कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। 10-10 न्यूटन के फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, यानी कैसी क्वांटिटी हो गए, यानी इक्वल वेक्टर्स हो गए। और आगे चले अपन, अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल मतलब क्या, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम ही होती है, ये भी ईस्ट में काम कर रहा है, ये भी ईस्ट में काम कर रहा है, यानी डायरेक्शन सेम है, तो इन्हें अपन बोलेंगे क्या, पैरेलल वेक्टर। अगली कैटेगरी पे चलते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में एक लग रहा है ईस्ट में, दूसरा लग रहा है वेस्ट में, डायरेक्शन इस बार क्या है, अपोजिट है, तो इन्हें अपन बोलेंगे क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स पे। एक फोर्स हमारा लग रहा है कैसे, वेस्ट में, दूसरा फोर्स लग रहा है हमारा कैसे, ईस्ट में। मैग्नीट्यूड पे बात करें, इसका भी 10 न्यूटन है और इसके लिए भी कितना है मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन्हें अपन बोलेंगे क्या, नेगेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उन्हें अपन बोलेंगे क्या, नेगेटिव वेक्टर। अब आता है पोलर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम ही होती है, एक ही डायरेक्शन में काम करें, उन्हें अपन बोलेंगे पोलर वेक्टर। अगली कैटेगरी हमारे पास किसकी, एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक सर्टेन एक्सिस के अलोंग होती है और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें अपन एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारे के सारे हमारे एक्सियल वेक्टर है। फिर को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम ही होता है। अब F1 की बात करें, चाहे F2 की बात करें, चाहे F3 की बात करें, चाहे F4 की बात करें, चाहे Fn की बात करें, सारे के सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे वेक्टर है, ये को इनिशियल वेक्टर है। फिर चलते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या, ऐसे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन के अंदर F1, F2, F3, F4, Fn सारे के सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें अपन बोल सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर। फिर आता है हमारे पास हमारा यूनिट वेक्टर। क्या मतलब है इसका, यूनिट वेक्टर मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो है यूनिट और डायरेक्शन जो है हमारी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, उन्हें अपन बोल सकते हैं कैसे, उन्हें अपन बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का बेसिक मतलब वो ये हो गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 10 न्यूटन बटे 10 न्यूटन ये बन गया। ओवरऑल हमारे पास कितना, 1 न्यूटन, यानी 1 का जो यूनिट का फोर्स है और कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इनका पर्पज क्या होता है, इनका पर्पज है डायरेक्शन पता लगाने में इनकी हेल्प लेते हैं अपन। और आगे बढ़े अपन, यूनिट वेक्टर इनटू वेरियस डायरेक्शन। कौन कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, आई कैप। फिर बात करते हैं अपन कौन सी, वाई डायरेक्शन में बात करें तो जो हमारा यूनिट वेक्टर है दैट इज कितना है, जे कैप है। जेड डायरेक्शन में बात करें तो ये कितना है हमारे पास में, के कैप है। तो एक्स के अंदर आई कैप, माइनस एक्स में माइनस आई कैप, वाई के अंदर कितना हो गया, जे कैप, और माइनस वाई के अंदर माइनस जे। इसी तरह से जेड और माइनस जेड में विचार करें तो ये हो गया कितना, के कैप, और ये हो गया कितना, माइनस के कैप। अब अलग अलग डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इसके अलावा वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, इन सभी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हमारे सामने, बहुत तसल्ली से हम इन्हें नोट कर लें। अब हम बात करना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जो कि काम आता है किसमें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस करने में। अब पोजीशन यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर के बनी होगी। दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। तो एक्स, आई कैप, वाई, जे कैप, जेड, के कैप। तो एक्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया कितना एक्स, और डायरेक्शन कौन सी हो गई, आई कैप। वाई में बात करें मैग्नीट्यूड तो हो गया कितना, वाई डायरेक्शन कितनी है, जे कैप। जेड पे बात करें मैग्नीट्यूड तो हो गया कितना, जेड डायरेक्शन हो गई कितनी, के कैप। फिर हम बात करते हैं किस पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये, एक पॉइंट P से दूसरे पॉइंट Q तक जाते जाते जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने में जो हमारी हेल्प करेगा उसे अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले केस में यदि विचार करें तो पोजीशन वेक्टर आ गया कितना, R1 वेक्टर। दूसरे में कितना आ गया, R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1
के कैप। R2 वेक्टर इक्वल्स टू कितना है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। अब अपन यदि बात करें डेल्टा r पे तो कितना आएगा हमारे पास है डेल्टा r इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको बोलेंगे x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 के कैप, यानी कितना हो गया डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z के कैप। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब हम बात करना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज चलती है वेक्टर्स की जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसी वेक्टर के बारे में। ये तो हमारा हेड है और ये हो गया हमारा टेल। तो ये हो गया हमारे पास में ए बी वैक्टर, ये हमारा ए बी वैक्टर है। वेक्टर के अंदर दो पॉइंट हो गए हमारे पास, पहला तो हो गया हमारा हेड, दूसरा हो गया हमारा टेल। अब देखो आगे की बात क्या, दो वेक्टर्स के बीच यदि आप एंगल निकालना चाहते हैं तो या तो निकालना कैसे टेल से टेल के बीच, या फिर निकालना कैसे हेड से हेड के बीच। ऐसे नहीं करना है कि एक का हेड ले रहे हैं और दूसरे का टेल ले रहे हैं, इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और आगे चलते हैं अपन यहाँ से। अब हम बात करना चाहते हैं अब सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मान लेते हैं हमारे पास में जो हमारा वेक्टर है ये कुछ इस तरह का है, बढ़िया बात है। मान लेते हैं ये फोर्स हमारा एफ वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया, एक्स एक्सिस से इसने एंगल बना रखा है थीटा के इक्वल है, बढ़िया बात। अब देखो क्या, ये जो फोर्स है ना हमारा, इसके हम कंपोनेंट करना चाहते हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन में भी देखना चाहते हैं और वाई में भी देखना चाहते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है और ये कौन सी है, वाई डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में देखो क्या है मामला, एक्स के अंदर अपन ने ले लिया एफ एक्स कंपोनेंट, वाई के अंदर कितना ले लिया अपन ने एफ वाई। एफ वाई को चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर्स के साथ एक प्रॉपर्टी चलती है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए बिना उन्हें अपन 3D स्पेस के अंदर कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देखो क्या, यदि हम इस ट्राइंगल पे बात करें ओ ए बी, ये हमारा ट्राइंगल है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, कॉज ऑफ थीटा पे। कॉज ऑफ थीटा का फॉर्मूला चलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एफ एक्स अपॉन एफ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, एफ कॉस ऑफ थीटा। अब बात करते हैं अपन किस पे, साइन ऑफ थीटा पे। साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एफ वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल। कुल मिला के दो कंपोनेंट हमारे पास हमारे फोर्स के आ चुके हैं। पहला तो हो गया हमारे पास है एफ एक्स जो कि थीटा के साथ वाला है, दैट इज कितना हो गया एफ कॉस ऑफ थीटा। दूसरा हो गया हमारा एफ आई जो कि थीटा से दूर वाला है, दैट इज कितना है एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा को चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें एफ साइन थीटा, दोनों बातें एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब यदि अपन इसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं मॉड ऑफ एफ, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, रूट के अंदर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो हमने पढ़ा ये हमारे पास हमारे वेक्टर्स का 2D रेजोल्यूशन है। कौन सा रेजोल्यूशन बनेगा, ये हमारे पास में हमारे वेक्टर्स का 2D रेजोल्यूशन बनेगा, यानी 2 डायमेंशन के अंदर हमने वेक्टर्स को यहाँ पे रिजोल्व करा है, ब्रेक करा है। एक और तरह के पैटर्न पे अपन यहाँ बात करेंगे वेक्टर्स के अंदर। देखें ये तो हो गया 2D रेजोल्यूशन, 2 डायमेंशनल resolution of vectors, ये तो है 2D रेजोल्यूशन। अब अपन आगे चलते हैं इससे अगले स्टेप की तरफ,
3D resolution of vectors. (3D resolution of vectors). थ्री डी में मामला कुछ ऐसा, ये हमारे पास हमारा कोई वेक्टर ए आ गया जो कि कुछ इस तरह से है। ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो इसका एंगल ए दे रखा है कितना है, गामा के इक्वल है। ठीक बात है, ये जेड है हमारे पास। अब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हम मान लेते हैं इसके जो कंपोनेंट है वो ए एक्स, यहाँ पे हमारा ए वाई और यहाँ पे हमारा ए जेड काम कर रहा है। ठीक बात है। अब देखो क्या, अब बात ऐसी है, ए एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, ए कॉस अल्फा। ए वाई पे विचार करें कितना आएगा, ए कॉस ऑफ बीटा। ए जेड पे विचार करें कितना आएगा हमारे पास में, ए कॉस ऑफ गामा के इक्वल। थोड़ा और आगे बढ़े अपन इस पे। अब देखो गौर से क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा के वैल्यू अपन यहाँ पे डेवलप करते हैं। कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू आएगा ए एक्स अपॉन ए, कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू आएगा ए वाई अपॉन ए, कॉस ऑफ गामा इक्वल्स टू आएगा ए जेड अपॉन ए। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है, ए वेक्टर इक्वल्स टू है हमारा कितना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड पे विचार करता हूँ तो ये बनेगा कितना, रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब सुनो आगे की बात क्या, और आगे चले अपन यहाँ से, हम इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके और एडिशन कर देते हैं। देखो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ हमने देखा कि जो हमारा ए स्क्वायर है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर तीनों के सम के इक्वल है। कुल मिला के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है हमारा, दैट इज़ कितना हो गया, दैट इज़ हो गया हमारा 1। ये तो इसकी वैल्यू हमारे पास में चल करके आ गई। अब हम इससे एक थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा जा सकता है कितना, इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया हमारे पास में कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आएगी कितनी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ओवरऑल ये आएगा हमारे पास कितना, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 1, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू आ गया 2। ये एक और कंक्लूजन हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या, 2D रेजोल्यूशन 3D रेजोल्यूशन पर काम किया अपन, एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन इस पे। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है कितना है, 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अब ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू एक्स एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू वाई बराबर कितना कितना है, उसके बारे में बात करना
चाहते हैं। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। टाइम लेकर के हम इसे सॉल्व करें। सुनो ध्यान से, हमने यहाँ पर सीखा है क्या, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो तो आएगा कितना, कॉस ऑफ थीटा, तो 50 कॉस ऑफ 37। थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट दैट इज कितना आएगा, 50 साइन 37। साइन 37 पे 3/5 ये बनेगा कितना, ये हो गया हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया हमारे पास में 50 कॉस ऑफ 37 पे कितना, 4/5 यानी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास 2D रेजोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। इस बार हमें दे रखा है कि इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह का, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। अब एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया किस पे, इंक्लाइन प्लेन पे। ये ब्लॉक हमारा है, मास कितना है, m है। अब ये कह रहा है जो मास m है तो वेट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, W इक्वल्स टू कितना, W इक्वल्स टू mg। अब इस वेट के हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट तो पैरेलल टू इंक्लाइन, दूसरा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो W पैरेलल और W परपेंडिकुलर कितने कितने हम उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। W पैरेलल कितना है, W परपेंडिकुलर कितना। सुनो कैसे काम करेंगे अपन। सबसे पहले हमें यहाँ पे काम करना है किस पे, एंगल्स के बारे में। अब यदि ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। यदि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस पे गौर करें, ये वाला जो एंगल पूरा 90 है। अब यदि ये 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा रहा होगा कितना, थीटा के इक्वल। मेरे हिसाब से इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो क्या, वे जो वेट mg है ना, इसको तोड़ते हैं अपन कंपोनेंट्स के फॉर्म में। यहाँ कितना आएगा mg cos ऑफ थीटा, और यहाँ कितना आएगा हमारे पास mg sin ऑफ थीटा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यदि कंपोनेंट करें अपन w के, ये हमारे w के कंपोनेंट आ चुके, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट है w के, w एक तो परपेंडिकुलर वाला है और दूसरा W पैरेलल वाला है। तो W परपेंडिकुलर तो वो हो गया हमारे पास में जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, W पैरेलल वो हो गया जो कि प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में काम कर रहा है। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है, बात याद रखिए। अब सुनो क्या, अब हम और आगे चलते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं किस पे, वेक्टर्स के एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। वेक्टर एडिशन में जो सबसे पहला रूल हमारे पास में चलता है, इट इज ट्रायंगल लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। समझते क्या कहता है ट्रायंगल लॉ। ये कोई p वेक्टर और ये कोई q वेक्टर, बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। p और q किसी ट्रायंगल की दो सक्सेसिव साइड्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है ट्रायंगल को क्लोज करने वाली ये जो तीसरी साइड होगी ना, ये वाली थर्ड साइड, ये वाली तीसरी साइड, इसे अपन बोल रहे हैं कितना, r वेक्टर बोल रहे हैं। जो r है ना, इसके अंदर p और q दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होएगा, दोनों का कंबाइंड प्रभाव होएगा। समझे इतनी बात को गौर से। अभी हमने क्या बोला, एक तो हमारा p वेक्टर, एक हमारा q वेक्टर, किसी ट्रायंगल a b c
की दो सक्सेसिव साइड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ट्राइंगल को क्लोज करने वाली ये जो थर्ड साइड है ना आर वेक्टर, ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बताएगी। मान लेते पी की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब ये जो हमारा क्यू है ना, इसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, फिर हम बात करेंगे हमारे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे। देखो क्यू के कंपोनेंट करें, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्यू कॉस ऑफ थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कितना, क्यू साइन ऑफ थीटा। हम बात करना चाहते हैं पहले मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पे विचार करना चाहते हैं। सुने ध्यान से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, इक्वल्स टू आएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC माने क्या है हमारे पास में, R खुद है, तो R स्क्वायर बराबर है AD माने क्या, AD में दो हिस्से हैं, एक तो P है, दूसरा कितना है हमारे पास, Q cos थीटा है। तो P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD माने कितना है, Q साइन थीटा है, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो आगे की बात क्या, इन दोनों के अंदर Q स्क्वायर को कॉमन लेते हैं इस हिस्से में और इस हिस्से में। यदि Q स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो R स्क्वायर बराबर आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। यानी R जो वेक्टर हमारा है रिजल्टेंट, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा हो गया। यानी वेक्टर R का रिजल्टेंट अपन ने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया, ये हमारे वेक्टर R का रिजल्टेंट आ गया, यानी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन माने ये वाला एंगल अल्फा कितना है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन पे यदि विचार करें, ये डायरेक्शन हमारी, तो tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना, CD अपॉन बेस कितना है, AD। अब सुनना गौर से, CD गौर से देखो कितना है, CD इक्वल्स टू Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा। अब AD अभी अभी अपन ने देखा कितना है, AD इक्वल्स टू AB प्लस BD। AB की वैल्यू कितनी है, P है, और BD की वैल्यू कितनी है, Q cos थीटा है। तो P प्लस Q cos ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे tan अल्फा की। यानी हमारे फाइनल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो भी अपन ने डेवलप कर ली, तैयार कर ली। tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा के इक्वल है। मेरे हिसाब से इतना मामला हमें समझ आ गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। ट्राइंगल लॉ हमने डेवलप किया, तैयार किया। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। फेमस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिजल्ट, बार बार काम आने वाला। सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस एक दूसरे से थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं। हम पता करना चाहते हैं रिजल्टेंट FR जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो कौन सा नियम लगाएंगे अपन यहाँ पे लगाएंगे ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आउटकम यानी रिजल्ट। कोशिश करें अपन इस पे। मान लेते हैं हमारा जो FR है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा FR हो गया, और यहाँ जो एंगल हमारा है ये कितना है हमारे पास है, ये एंगल दे रखा है दोनों के बीच का, थीटा के इक्वल है। अब देखो गौर से कैसे काम करेंगे अपन इस पे। ये एंगल अपन ने बोल दिया कितना है, थीटा है। FR के मैग्नीट्यूड पे विचार करना चाहते हैं, कितना आएगा, रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। ठीक बात है। अब देखो गौर से, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी कितना, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos ऑफ थीटा। इन दोनों में से 2F स्क्वायर को कॉमन लेते हैं,
तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला चलता है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हम किसे काम ले रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले को, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2f स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओवरऑल कितना आएगा हमारे पास, ओवरऑल आएगा 2f कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ये हमारे एफ आर यानी रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगा, रिजल्टेंट को बताएगा। ये हमारा एफ आर डेवलप हुआ, एफ आर हमने तैयार कर लिया। मेरे हिसाब से इतना मामला हमें समझ आ गया, यहाँ तक की बात हमारी बुद्धि में आ गई है। अब वेक्टर एडिशन का जो अगला लॉ है हम उस पर बात करने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सुनते हैं। मानते हैं कोई इस तरह से पैरेललोग्राम हमारे पास है, ये कोई पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, बढ़िया बात है। अब कोई दो वेक्टर हमारे पास है कुछ इस तरह के, ये है हमारा p वेक्टर पहला, ये है हमारा q वेक्टर, बढ़िया बात है। अब p और q दो अलग अलग वेक्टर्स का एक्सप्रेशन है। p वेक्टर अपन ने यहाँ लगा दिया, q वेक्टर अपन ने यहाँ लगा दिया। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, यदि कोई दो वेक्टर p और q किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को एक्सप्रेस करते हैं तो इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला ये जो डायगोनल होगा ना, ये है डायगोनल हमारा इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला। तो इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला जो डायगोनल होगा ये r वेक्टर है, ये किसको एक्सप्रेस करेगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इन दोनों के सम यानी एडिशन को एक्सप्रेस कर रहा होगा, बता रहा होगा। अब यहाँ पे भी वही टेक्निक लगा सकते हैं आप, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे यदि विचार करना चाहते हैं। डायरेक्शन तो हमें समझ आ ही रही है, दोनों के बीच की कितनी है, थीटा है, रिजल्टेंट का एंगल कितना है, अल्फा है। अब ये हमारी वही स्थिति बन गई, वही पोजीशन बन गई, ये ट्राइंगल ABC और यहाँ बोल दिया अपन ने D। अब यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पे विचार करना चाहते हैं तो वही आउटपुट, वही रिजल्ट आ जाएंगे जो कि अपन ने ट्राइंगल के अंदर सीखे हैं। तो R वेक्टर का फॉर्मूला बन गया कितना, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया, मैग्नीट्यूड आ गया रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। डायरेक्शन पे बात करें तो tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा के इक्वल है, ये बात है। तसल्ली से समझ ले अपन इसे। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझते हैं क्या कहता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने ये करा, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, ये r वेक्टर, ये s वेक्टर, ये अब बनेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, रिजल्टेंट इधर बनेगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम मेंशन कैसे करेंगे, पी क्यू नहीं नाम देते अपन, इनको नाम दे देते हैं समथिंग ए बी सी। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ये एक ही ऑर्डर में चलते हुए किसी पॉलीगन की सक्सेसिव साइड्स को एक्सप्रेस कर रहे, बता रहे। तो ये क्या कहता है अपने से, पॉलीगन लॉ ये कहता है ट्राइंगल को क्लोज करने वाली जो फाइनल साइड है ना, ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को
और उसके डायरेक्शन को एक्सप्रेस करेगी। कहने का मतलब है जो हमारा आर वेक्टर है ना, इसके अंदर ए, बी, सी और डी इन चारों का ही इफेक्ट होगा, इन चारों का ही प्रभाव होगा। देखो इसको प्रूव भी कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ए और बी जो है इनका वेक्टर सम करें तो आएगा पी। पी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए प्लस बी। अब P के साथ इस C को यदि अपन जोड़े, P के साथ यदि C को जोड़े अपन, कुछ इस तरह की बात हमारे पास में होने वाली है। तो P के साथ C को यदि अपन ने जोड़ा तो P प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी। अब A B C तीनों तो जुड़ ही गए, इसके साथ D को और लगा दे अपन तो हमारा R बनेगा। तो कुल मिला के हमारा R इक्वल्स टू कितना आएगा, R इक्वल्स टू आएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन चारों का ही इफेक्ट होगा, इन चारों का ही प्रभाव होगा, ये बात है। अब देखो क्या कुछ प्रॉपर्टीज चलती है किसकी, वेक्टर एडिशन की। पहली A प्लस बी इक्वल्स टू होगा B प्लस ए। दूसरा क्या, यदि तीन वेक्टर पे विचार कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी, बी और सी का सम करके उसमें A जोड़ दो, या फिर A और B का सम करके उसमें C को जोड़ दो। दोनों से जो आउटपुट या रिजल्ट आएगा दे बोथ विल बी सेम, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बरोबर होंगे। ये बात है हमारे पास।